फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन के 7वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स और उसके जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। इस लेक्चर में मुझसे आगे की कहानी शुरू हो गया। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कई प्रकार से रिएक्शंस लिखे जाते हैं। कभी सिर्फ वाटर, ऐसे एक मॉलिक्यूल वाटर टूटा, 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ऐसे भी लिखा जाता है इक्वेशन। और अगर इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का, तो 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया हुआ उसमें हमने 4 लिया है, 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल वाटर का ऑप्शन है। सिंगल इससे भी रिएक्शंस लिखा और पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो चूंकि लाइट रिएक्शन का डेफिनेशन ही है ऑक्सीडेशन ऑफ लाइट वाटर, लाइट रिएक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है जो उसके वो है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वाटर का यहाँ ब्रेकडाउन होना और ऑक्सीजन निकलना। ये नेचर में अगर हम लोग इसको लेबोरेटरी में करते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बट ईश्वर ने क्लोरोप्लास्ट को ऐसी शक्ति दी है, वो इस काम को सहजता पूर्वक कर लेता है। तो कितना ये इंटरेस्टिंग है कि जिस काम के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़े, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्लांट एकदम आराम से सहजता पूर्वक करता है। तो अब जब सहजता पूर्वक करता है तो इसको मदद चाहिए। हम्म फोटो ऑक्सीडेशन से ज्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, वो फोटोलाइसिस है। ठीक है। और भी दिमाग में टॉपिक चलते रहता है तो कभी नाम में भी। ठीक है, फोटोलाइसिस। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नीड्स, कुछ इनको तो मदद चाहिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को अलग करना है। 3 को फैक्टर इनको चाहिए, एसेंशियल नीड्स 3 को फैक्टर्स, और इनके बिना ये काम कर ही नहीं सकते हैं। जिसमें मैंगनीज बहुत महत्वपूर्ण है, कैल्शियम आयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, एंड क्लोराइड Cl-। तो इसको कभी भूलना नहीं। ये जो तीनों हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंगनीज और कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। सो ये बड़े महत्वपूर्ण कोफैक्टर्स, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है। जहां मैंगनीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है कि मैंगनीज जो है ये एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन इसको होता है, मैक्सिमम अंडरगोज a series of oxidations, series of oxidations। और इसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एस स्टेट्स, एस स्टेट्स। ठीक है ना। और इसमें एस स्टेट्स में S0, S1, S2, इस तरह के स्टेट्स इसके होते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिना मैग्नीज के ये निकल नहीं सकता है। अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो आप इसका एक वहाँ बहुत ही बढ़िया इमेज और डायग्राम जो है उसको आप देख सकेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम है, इवॉल्विंग सिस्टम एंड PS2, चूंकि PS2 पर ही होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम एंड PS2 नीड्स, या नीड लिख लेंगे, एस क्यों लिखेंगे, नीड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को।
टायरोसिन। ठीक है, और इसे कहा जाता है वाई, वाई फॉर टायरोसिन, जेड इसका टाइप बताया गया, वाई जेड। ओके। सो ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन एक कैरियर ग्रुप में काम करता है, जो इस दोनों के बीच में, टायरोसिन रेडिकल कैरियर। टायरोसिन सिर्फ लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसे कहते हैं टायरोसिन रेडिकल कैरियर। सो ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो गया, जिसको दिमाग में रख के चलना है, टायरोसिन रेडिकल के बारे में। ये इन दोनों सिस्टम के बीच में एक लिंक का काम करता है। सो इस तरह से जो वाटर का ब्रेकडाउन है इनटू ऑक्सीजन एंड, इसके लिए ये एक व्यवस्था बनी हुई है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और थैलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो बड़ा ही रोचक विषय वस्तु से पता चलता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और दिस वन इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, टीएम, टीएम स्टैंड्स फॉर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जिसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और उसके बाद इसमें होता है एफ नॉट F1 पार्टिकल। हाँ, इस प्रकार से इसे हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ये इसका इंक्लिनेशन किधर होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करना है, एस प्लस आयन को, और फिर उसी प्रोटॉन को वापस पंप करना है यहाँ पर। इससे कारण इसमें एक रोटेशन डेवलप होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और उसके कारण जो एनर्जी निकलता है उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बन जाता है एटीपी। इसका डिटेल मैकेनिज्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में है। यहाँ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसमें भी ये कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी इस प्रकार का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे, सब जगह पढ़ेंगे, तो एक सिस्टम की जानकारी वहां दी जा रही है कि भाई यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही, तो यहाँ भी एक बनाना है। अब यहाँ पर देखिए कि PS2 एक सिस्टम हो गया इसका हिस्सा। PS2 के बाद क्विनोन हिस्सा हो गया इस सिस्टम का। क्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6F हिस्सा हो गया इसका। फिर PC हो गया इस हिस्सा सिस्टम का। फिर PS1 हो गया इसका सिस्टम का हिस्सा। तो हम तो नजदीक वहीं पहुंचा दिए, थोड़ा सा हमको और जगह चाहिए यहाँ पर, हम थोड़ा मिटा के जगह बना देते हैं। हम्म, ठीक है, जगह बना देते हैं थोड़ा ऐसे। हाँ, अभी ठीक है, ये इधर लिख देते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या देखने और समझने वाली बात होती है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें जो एटीपी सिंथेज है वो जो है मैट्रिक्स की तरफ नहीं है उसका इंक्लिनेशन, उसका इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन जो है वो थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है मेम्ब्रेन के बाहर इसका इंक्लिनेशन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। सो इसको हमें लगता है कि दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से प्रोटॉन पंप और ये चला और यहाँ से एटीपी जनरेट हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि जो डायरेक्शन है इस एटीपी सिंथेज का, जिसे हम लोग F0 F1 पार्ट की कहते हैं, यहाँ पर इसे ऑक्सीजोम कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजोम। और यहाँ जो F0 F1 पार्ट की है उसको वहां पर लोग
और ये भी एक ऑक्सीजोन की तरह क्वांटाजोन कहते हैं, क्वांटोजोन। ठीक है ना। इस प्रकार से ये डिफरेंस जो है उसको दिमाग में बिठा के चल रहा है। अब यहीं पर एक आता है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, और उसको सीखना पड़ता है कि हर्बिसाइड इनहिबिटर्स, वो क्वेश्चन इससे रहता है। हम लोग सब जानते हैं कि खरपतवार जो है उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। खेत में अगर खरपतवार हो जाए तो उत्पादन घट जाता है। ऐसे दो खरपतवार जिसका बड़ा उपयोग किया जाता है, एक का नाम है DCMU। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, किसका वक्त आएगा बताएंगे इसको। डाई क्लोरोफिनाइल, डाई मिथाइल, मिथाइल यूरिया, ये इसका नाम है। DC, मिथाइल M एंड यूरिया। इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में डायूरोन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में डायूरोन नहीं, मतलब ये कंपनी है जो कि इस तरह का प्रोडक्ट बेचता है, डायूरोन। ये जो DCMU है, ये QA से QB के बीच में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको ये रोकता है। ठीक है। मतलब कि जो PS2 सिस्टम चल रहा है वो PS1 सिस्टम के बीच में जो QA QB है उसके बीच को ये रोकता है। दिमाग बिठा के चल रहा है। एक और इसी तरह का एक इनहिबिटर है जिसे बोलते हैं पाराक्वाट। ये प्रोडक्ट है पाराक्वाट। इसका नाम होता है मिथाइल, मिथाइल वाइलोजेन, मिथाइल वाइलोजेन। इसकी खास बात क्या होती है? ये PS1 से जो NADP सिस्टम है, जिसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है। सो इन दोनों के बारे में ये जानकारी हमेशा दिमाग में बिठा के चलना है। पाराक्वाट, मिथाइल बाइलोजेन, इस नाम से भी याद रखना है। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया या ड्यूरॉन, डायूरॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी दिमाग में रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइकिल है मतलब ये एक साइकिल में खत्म होगा। यहां भी उसी तरह का है, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी फ्लो होता है। बट इसकी यूनिक बात क्या है कि जो लाइट का फोटॉन्स है, मानो दो फोटोन लेके चलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, इसको रिसीव करता है PS1। इसका मतलब है काफी कड़क लाइट है ना। 680 नैनोमीटर से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली बात हो रही है। इसका रिएक्शन सेंटर पिकअप करता है। इसके बाद ये जो एक्साइटेड सिस्टम है इसका, वो सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन देता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सेंटर को। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है प्लास्टोक्विनोन को। पढ़ चुके हैं हम लोग प्लास्टोक्विनोन के बारे में, जो फाइलोक्विनोन भी कहते हैं उसको। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 यहां पर एक मॉलिक्यूल ATP जनरेट होता है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इक्वल टू ATP। ठीक है। फिर वहां से ये देता है साइटोक्रोम BF को। यहां पर भी एक मॉलिक्यूल ATP का जनरेशन होता है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इक्वल टू ATP। फिर ये देता है PC प्लास्टो साइनिन को, भी ऑल लोग पहले बता चुके हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस करता है इसको PS2 को। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस पूरी प्रक्रिया में
PS1 फिर से वापस इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड साइकिल। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया एक स्टेप की तरह होता है, एक स्टेयर की तरह होता है। एक एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, नीचे वाली सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी, मतलब ये एनर्जी लेवल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि एटीपी बनता है। क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है? नहीं होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं, H2O नहीं होता है। क्या एनएडीपी का प्रोडक्शन होता है? एनएडीपीएच का नहीं होता है। क्या PS2 पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता है। क्या ऑक्सीजन बाहर निकलता है? नहीं निकलता। ये स्ट्रेस मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये स्ट्रेस वक्त में ये काम होने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो इनहिबिशन या फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज डिफेंस सिस्टम। बचाना है, लाइट बहुत ज्यादा मिले तो फोटो सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले PS2 ये अपने आप को कैसे बचाता है, ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो PS2 में कौन डैमेज होता है? D1 प्रोटीन जो है, D1 प्रोटीन इज डैमेज्ड। अगर बहुत तेज रोशनी हो, सूरज की रोशनी मोर देन 680, उसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा भाई? वेवलेंथ मोर देन 680 nm, तो D1 प्रोटीन डैमेज होगा। सो प्लांट रीसिंथेसाइज D1 and replace replace the damaged D1। सोचिए, तो जो D1 प्रोटीन डैमेज हुआ उसको प्लांट अपना बना लेता है फ्रेश, और उसी से उसको रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से बेचारा अपने आप को बचा लिया। PS1 क्या करता है? PS को भी डैमेज होने की गुंजाइश होती है। हम्म, तो PS1 थोड़ा सा और मोटिवेशनल तरीके से काम करता है। क्या करता है कि फेरोडॉक्सिन एक्सेप्टर reduces oxygen molecule to form सुपर ऑक्साइड। ये O2 माइनस को क्या कहते हैं हम लोग? सुपर ऑक्साइड। अब देखिए कैसे अपना वो बचा रहा है, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ने बदल दिया। सुपर ऑक्साइड से फर्दर ये चेंज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और फिर ये चेंज हो जाता है H2O मॉलिक्यूल्स में। इसके लिए भी एंजाइम है, इसके लिए भी एंजाइम, पेरोक्सीडेज, डिसम्यूटेजेस, इस तरह के एंजाइम से अपने आप को बचा लेता है। मतलब दोनों ही अपने आप को बचाने की क्षमता विकसित करता है। तो महत्वपूर्ण है कि PS2 D1 प्रोटीन को डैमेज करता है सिर्फ, तो नहीं होगा कि शरीर पर एक कवच रहा, कवच टूट गया तो फिर से नया कवच ले लेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। और यहाँ पर क्या करता है कि जो मतलब फोटो इनहिबिशन से ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकलता है, एमिट करता है, उसको ये ऑक्सीजन को देता है, तो ये सुपर ऑक्साइड्स बनाता है, फिर पेरोक्साइड्स और फिर वाटर। इस प्रकार से अपने आप को बचाता है। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस का अगर ब्रीफ व्यू देखें तो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, प्रिकर्सर, वो है ग्लूटामिक एसिड, दैट इज कॉल्ड ग्लूटामेट। ठीक है, ये ग्लूटामेट स्टेप वाइज कई सारे स्टेप में रिएक्शंस करता है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बाय प्रोडक्ट, 5 अमीनो 5 अमीनो लेब्यूलिनिक एसिड, ठीक है, ALA, ये बनाता है कुछ स्टेप्स में। फिर इसके बाद ये बनाता है प्रो फोविलोनिक, फोविलोनोजेन, प्रोफोविलिनोजेन,
जेन, इसको बोला जाता है पीजीबी। फिर अगले स्टेप में ये जो रिएक्शन है फिर आगे बढ़ता है, कुछ और भी स्टेप्स होते हैं बीच में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उसको बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटो पोरफायरिन 9। फिर फर्दर स्टेप में ये कन्वर्ट होता है मोनो विनाइल प्रोटो क्लोरो फाइलिडी हाइलाइट ए। एंड फाइनली लाइट के प्रेजेंस में, NADPH के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है कुछ स्टेप में, जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये भी इसमें जोड़ दें प्लस फाइटोल टेल, फाइटोल टेल, और ये बन जाता है क्लोरोफिल ए। ये एक प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम आप प्रक्रिया याद ही कर लें पूरी तरीके से, बट आपको एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए कि प्रिकर्सर कौन है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिकर्सर कौन है, थोड़ी मोड़ी जानकारी इसके बारे में भी रखना चाहिए। थोड़े अच्छे विद्यार्थी सभी चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। इस तरीके से ये काम जो है वो होता है। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में। एक जो एसेसरी पिगमेंट्स उसका नाम है ज़ैंथोफिल। तो एक सवाल होता है कि ज़ैंथोफिल जो है, ज़ैंथोफिल्स, वो कैसे प्रोटेक्ट करता है लाइट के, मतलब हाईलाइट से। बहुत ज्यादा अगर प्रकाश हो तो उससे कैसे ये बचाता है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट कि बहुत ज्यादा अगर रोशनी अगर आ जाए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। हम इसको कहते हैं क्या, वन ऑफ द द प्रोटेक्टर ऑफ रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर against against photon, high photon intensity, high photon intensity। बहुत तेजी से जो रोशनी आए उससे कैसे ये बचाता है। तो ये अपने अंदर में कुछ बदलाव करता है। नहीं होता है कि सब कुछ सब जीव सब जो है अपने आप को कैसे बदलेगा भाई। तो एक एक ऐसे करके समझने वाली बातें हैं। देखिए, अरे, बहुत मोटा लाइन हो जा रहा है, पढ़ना ही सीखना ही है। ओके, देखिए, अब इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। इधर लिखते हैं लो लाइट और इधर लिखते हैं हाई लाइट। जो रोशनी बहुत तेज हो, तेज तरार। तो जब लो लाइट रहता है तो इसका एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं वायोला जैंथिन, वायोला जैंथिन। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ी, वायोला जैंथिन से ये कन्वर्ट हो जाता है एंथेरा जैंथिन, एंथेरा जैंथिन। और जब लाइट बहुत ही तीव्र हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिया जैंथिन। जिया जैंथिन मकई का पीला कलर होता है ना, उसी का। और जैसे ही फिर डीम लाइट होता है, फिर ये वापस लौटता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में इसको कुछ मदद चाहिए, अदरवाइज ये हो ही नहीं पाएगा। जैसे जब वायला जैंथिन से एंथेरा जैंथिन बनता है, लाइट तेजी से बढ़ रहा है, इस वक्त ये दो हाइड्रोजन का उपयोग करता है और वाटर बनाता है। इसको एक को फैक्टर या को एंजाइम जिसको कहते हैं वो चाहिए, जिसका नाम होता है स्कॉर्बेट। स्कॉर्बेट, स्कॉर्बिक एसिड विद विटामिन सी। और यदि ये लौटने का क्रम हो, इसको वापस लो लाइट हो गया, वापस ये एंथ्राजैंथिन से वायलोजैंथिन में कन्वर्ट हो रहा है। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके ये वाटर बनाता है।
और इस प्रक्रिया में इसको चाहिए मदद किसका? NADPH का चाहिए मदद। सेम इसी तरह की प्रक्रिया यहां भी होती है। यही तरह की प्रक्रिया, मतलब यहाँ भी एस्कॉर्बेट और ये चाहिए, और यहाँ पर भी NADPH और ये चाहिए। तो उसको इसको भी दिमाग में बिठा के चलना है कि कैसे 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 सभी सिस्टम अपने आप को अडॉप्ट करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है कि कैसे मुसीबत से बचा जाए। तो डिफेंस करना है और साथ में प्रोडक्शन भी करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में डार्क रिएक्शन।